और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे गाजियाबाद के कविनगर, जहां पर मायावती एक रैली को संबोधित कर रही हैं। सत्ता के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेस से यह वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की जिम्मेदार व कसूरवार भी है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को भी बराबर नहीं निभाया है। इसलिए अब खासकर देश के प्रधानमंत्री को यह प्रदेश में चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है और अब उनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहीं दूसरी तरफ सत्ता नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मां की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व उनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे और फिर इनका अपना देश वोट भी दो खेमों में ही बच के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यह बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सत्ता को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित देश वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा, अर्थात फिर बीजेपी या प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों या गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि उन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर बिहार में अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी भी खोज की है, जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वे इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये पैसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और उनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के
लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में डीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। ये बात भी बीजेपी के लोगों ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदे पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाले बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापम घोटाला एवं अनेक और घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को अभी तक भी उन्होंने क्यों बचाया गया है, जिसका जवाब देने से अक्सर ये लोग बचते ही रहते हैं। इसलिए इस मामले में अब इनकी ये खास पहचान बन गई है। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की अब इस मामले में ये खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन दूसरे के घरों में चक्कर मारना नहीं भूलते हैं, जबकि अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभाव नहीं बनाया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही उन्होंने केंद्र व अपनी भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को भी देकर अधीन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ साथ अब तरुण वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित बेनीला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड या जहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया सिंह का कांड आदि इसके कुछ खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर उनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से तथा कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी उनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी है। और अब इन सब मामलों में ये लोग बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा की सरकार के चलते अब यह पूरे देश में
अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश पैसे लावे पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ या जामा मिलिया यूनिवर्सिटी पर का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी या उनकी केंद्र की सरकार द्वारा उनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक या कॉमन सिविल कोड आदि में जो भी दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक या कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आज दिन जहाँ लोगों को काफी ज्यादा परेशान व दुखी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व से रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्य की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही पूरी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वे इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये पैसा अति जनपीड़ादायक फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और उनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में डीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। ये बात भी बीजेपी के लोगों ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदे पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाले बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापम घोटाला एवं अनेक और घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को
अभी तक भी इन्होंने क्यों बचाया गया है, जिसका जवाब देने से अक्सर ये लोग बचते ही रहते हैं। इसलिए इस मामले में अब इनकी ये खास पहचान बन गई है, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की अब इस मामले में ये खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरे के घरों में चक्कर मारना नहीं भूलते हैं। जबकि अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभाव नहीं बनाया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपनी भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को भी देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित बेमुला कांड, गुजरात का दलित कांड और जहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके एक खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर उनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से तथा कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी उनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी है। और अब इन सब मामले में ये लोग बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा की सरकार के चलते अब यह पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोशल व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामा मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा चुना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व उनकी केंद्र की सरकार द्वारा उनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो भी दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक एक कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन जहां लोगों के